करेंगे उन लोगों के लिए रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मीन्स हैं, ऐसे तरीके हैं जहां पे टैक्सेस को डेवलपमेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो ये आप अपनी बुक के नीचे ही लिख लें, वैसे तो ये पढ़े हुए हैं हमने, लेकिन इस बुक के साथ में थोड़े से साइड पे करके लिख रहे हैं तो लिख लें कि टैक्सेस एज अ मीन्स फॉर डेवलपमेंट। तो ये 5 बातें हैं। की छुट्टी का तो साथ ही रह गया यार कर लें, आपको रोका किसी ने? आप भी अच्छा, शर्त है, कंडीशन है ना। कल ना एक जगह मैं देख रहा था क्लासेस के बारे में, तो मैंने वैसे ही चेक किया कि क्या क्या आवर्स लगते हैं ना, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ही कहीं पे चल रही थी। तो ग्रुप ए के अंदर सबसे ज़्यादा आवर्स उन्होंने जो रिड्यूस लिखे हुए थे वो टैक्स के लिखे हुए थे, कैफ 2 के। ठीक है, एंड दैट वाज अराउंड 80 to 85 जो उसके अंदर मेंशन था कि वो टैक्स के आवर्स है। तो मैं यही सोच रहा था कि जो ऑनलाइन जिसमें टीचर का स्टूडेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, जिसमें टीचर ने आना है और आके पूरा 1 घंटा 1 आवर बोलना है, सिर्फ साइड्स में स्लाइड्स चलेंगी और वो सिर्फ बोलेंगे और बताएंगे, यानी कि देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम जो सेव होता है। ठीक है, जिसमें अब ये मैंने ये लिखा है, मुझे एटलीस्ट 2 मिनट तो लगे होंगे लिखने में, तो वहाँ पे उन्होंने एक बटन दबाना तो ऐसे शी 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 करके सारे पॉइंट्स आ जाने, ठीक है, फ्लैश में। ठीक है तो वो जहाँ पे ये सारा कुछ है, दे आर टेकिंग 80 आवर्स एट लीस्ट टू कंप्लीट दिस टॉपिक। ठीक है, तो जहाँ पे आपने प्रैक्टिस करानी है, जहाँ पे आपके रजिस्टरों पे देखना है जाके कि भाई आप लोग क्या लिख रहे हैं, ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है। ठीक है, आपको एक एक सवाल कराना है, वहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कशन भी करनी है, आपकी क्वेरीज का भी जवाब देना है। तो वहाँ पे 100 घंटे में भी 105 घंटे में भी इस सब्जेक्ट को पूरा करा दो तो बड़ी बात, क्योंकि ये दिस इज दैट सब्जेक्ट मेरे ख्याल से कि आपके जो ग्रुप ए लेवल पे सबसे ज़्यादा कोर्स इसका है। और ऐसी कोई नजर करम है ICAP की कि सिलेक्टिव स्टडी करने नहीं देता, हर जगह इस सब्जेक्ट पे तो खास तौर पे नहीं करने देता। वो कहता है कि भाई स्टूडेंट वही मैंने उसको पकड़ना है, पास कराना है जिसने सारा पढ़ा हो। हाँ, पढ़ा तरीके से हो, सारे पढ़े को मैं कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि आप थ्योरी पे भी उतना ही टाइम लगा दो जितना आप न्यूमेरिकल पे लगा रहे हो, ऐसे नहीं। थ्योरी की वेटेज अगर 30 नंबर की है तो आपके अपनी सेल्फ वर्किंग के 30% आवर सिर्फ थ्योरी पे लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि थ्योरी को आप 50% अपनी स्टडी का दे दें और बाकियों को 50% दे दें, ऐसे नहीं चलना। जो वेटेज उसने रखी है वही वेटेज आपने अपनी थ्योरी को देनी है, वही वेटेज आपने अपनी सेल्फ स्टडी में आपने अपने बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह को देनी है। हाथ से मुझे लगा पैसे ऐसी लिखनी है, और कैसे लिखनी है? हाथ से लिखते हैं ना। पूछा थ्योरी लिखते कैसे, मैंने कहा हाथ से। ये जिस तरह भी आपने क्वेश्चन बताया टैक्सेस मींस फॉर डेवलपमेंट, अब ये आपने पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये पॉइंट्स हेडिंग से ना। मैंने भी थोड़ी देर पहले एक और बात बताई थी कि चैप्टर 1 करा के आपको मैं पास पेपर दिखाऊंगा, पास पेपर देखेंगे आप, उनके सोल्यूशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि थ्योरी कैसे लिखते हैं। ठीक, याद कर लें जैसे लिखा है। बस ये चैप्टर 1 खत्म हो जाना है अभी, बस थोड़ा सा रह गया तो खत्म हो जाना है चैप्टर 1। नहीं, इसका नहीं, ये जो बुक के अंदर चैप्टर 1 है ये बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं। ये जो एसेंशियल टैक्स प्रैक्टिसेस में जो चैप्टर 1 दिया गया है ये बेसिकली 3 चैप्टर्स का एक चैप्टर बनाया है। ठीक है, ये नहीं खत्म हो जाना, हौसला करें, इतना मैं बोल बोल के भी नहीं पागल होने लगा यहाँ पे, बस हो जा रही है। आगे चलें, आगे आ रहे हैं जी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। लेकिन कैनन से पहले मैं थोड़ा सा आपको नीचे काइंड्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर बताना चाह रहा हूँ।
टैक्सेस की 3 तरह की काइंड्स बताई गई हैं और ICAP ने इसको भी पूछा हुआ है कि टैक्सेस कितनी काइंड्स के होते हैं। ठीक है, मजे की बात यह है कि आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा लेट इसलिए कराया जाता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप प्रैक्टिकली देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जैसे टैक्स क्रेडिट पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, टैक्स के रेट्स टेबल 1 टेबल 2 पढ़, तो इसलिए ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, आपको बहुत ज़्यादा क्रैम नहीं करना पड़ता। काइंड्स ऑफ टैक्सेशन 3 है। पहला प्रोपोर्शनल टैक्स / फ्लैट टैक्स, रिग्रेसिव टैक्सेशन एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हम लोग करते आए हैं। हाँ, सॉरी, जीएसटी भी आप इसे कह सकते हैं। आप इसके लिए इनकम टैक्स के अंदर सबसे अच्छी एग्जांपल है इसकी डिविडेंड इनकम। डिविडेंड पे हम कितने % टैक्स लगाते हैं? 15%। जितना मर्जी कमाओ, 10 रुपये कमाओ तो भाई 15% दे के जाओ, 10 लाख कमाओगे तो 15% दे के। फ्लैट टैक्स बेशक इसके साथ ऊपर लिख लें एग्जाम्पल के तौर पे, डिविडेंड इनकम के ऊपर जो टैक्स है। A tax system that requires the same percentage of income from all taxpayer regardless of their earnings, same percentage लगेगी। ठीक है, same percentage of tax होना चाहिए था वैसे। A proportional tax applies the same tax rate, same tax लगेगा across low, middle and high, same tax है भाई। इसी तरह इसमें आगे भी एग्जांपल दी हुई है। A proportional tax is also called a flat tax, for example per capita tax और टोल टैक्स। जाते हैं ना मोटरवे पे, तो बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, जो सी बड़ी गाड़ी हो उसने एक तरह की ही, बल्कि टोल टैक्स के अंदर तो हैवी व्हीकल के ज्यादा पैसे देते होते हैं खैर से। ठीक है, लेकिन अगर आप एक कैटेगरी को कर लें है, वो गाड़ी में थोड़ी आती है, तो डिफरेंट चीज हो जाती है ना, हैवी व्हीकल्स, तो वो हैवी व्हीकल्स में आ जाती है, तो हैवी व्हीकल्स का लेता है। लेकिन जो दूसरी गाड़ियां उन सबका सेम आपका टैक्स चलता है। तो ये वाली बात भी, जिस तरह अभी मोटरवे से बात ज़हन में आई है, ये वाली बात भी चली थी कि जिस तरह आप ओवर स्पीडिंग होती है, तो ओवर स्पीडिंग का चलान है तो आप 2500 सबका बराबर किया हुआ है। तो ये वाली बात भी आई थी कि जी ये व्हीकल के लिहाज से किया करें, जिसकी बड़ी व्हीकल है उससे ज़्यादा चलान करें, जो बेचारा मैदान में ओवर स्पीडिंग कर रहा है उसको ठीक है तो उसको ज़रा कम करें। ठीक है, तो ये वाली बातें भी सामने। लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्स ये करती है यार, मेरा 140-50 में जाती है, ये मैं खुद चलाता रहा हूँ यार, क्या हुआ, ऐसी स्पीडें मारती हैं। अच्छा, प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स है, वो ये होता है कि आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं है, सब पे एक तरह का टैक्स लगेगा, जैसे डिविडेंड इनकम। रिग्रेसिव टैक्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, पहले प्रोग्रेसिव पढ़ लेते हैं, हम पढ़ते आए। प्रोग्रेसिव टैक्स जो हमने टेबल 1 और टेबल 2 पढ़ा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स का रेट बढ़ रहा है, तो ये आपका होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव इसका उल्ट है, इनकम बढ़ रही है टैक्स कम हो रहा है, इनकम कम हो रही है टैक्स बढ़ रहा है। ये तो गलत है चीटिंग है। सही है, इनकम कम है और टैक्स रेट बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे लो इनकम के ऊपर सबसे हाई रेट टैक्स है। अब ये देखें, ये भी किसी जो है वो पर्सन ने सोचा होगा ये बात कि यार ये लोग वेले बैठे रहते हैं मेरी मुल्क के लोग, इनसे कहो कि ज्यादा कमाएं, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना कम टैक्स देंगे। इन्हें इनकरेज करें ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए, इन्हें डिस्करेज करें कि ये छोटी छोटी जॉब्स करें। ठीक है, तो ये भी एक सोच है। छोटी जॉब कौन करेगा? ठीक है, कोई ना कोई तो करेगा ही। पाकिस्तान में कौन सा प्रोग्रेसिव आपको बताया था, टेबल 1 टेबल 2 नहीं देखा, जितनी इनकम उतना टैक्स। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव उसमें आएगा। रिग्रेसिव को पढ़ लें, अ टैक्स दैट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज फ्रॉम अ पर्सनस लो इनकम, कम इनकम से ज्यादा परसेंटेज ले लें, देन फ्रॉम अनदर पर्सनस हाई इनकम, उसकी हाई इनकम से ज्यादा की बजाय। A regressive tax is generally a tax that is applied uniformly. This means that it hits lower income individual harder. For example, sale tax. ठीक है,
कि वो लोअर इनकम वालों को जो है वो ज़्यादा बुरे तरीके से। A tax that takes a larger percentage from high income earners than it does from low income earners. ये प्रोग्रेसिव बन गया जो टेबल 1 एंड टेबल 2 हम पढ़ रहे हैं. In other words, more one earns, the more tax he would have to pay. The tax amount is proportionally equal to someone's status in the society. A rich man should pay more than a poor man. For example, income tax. ठीक है, अमीर आदमी को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, गरीब को कम देना चाहिए. है प्रोग्रेसिव वो कहते हैं कम कमाओगे तो पाकिस्तान में आप जिंदा ही नहीं रहोगे. ठीक है, पर कैपिटल टैक्स बताता हूँ आपको. ये उसकी टाइप काइंड्स में नहीं है, इस वजह से अभी वो अलग से मैं आपको बता देता हूँ. अच्छा, अब इसकी टाइप्स को हमने पढ़ लिया है. अब थोड़ा सा ऊपर कैनन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कैनन्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स या है बट ठीक है. कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्यों उड़ने उड़ाने की बात कर रहे हैं यार. एडम स्मिथ साहब जो है ना, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं. एडम स्मिथ है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना आप लोगों ने. एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं एडम स्मिथ साहब. वो अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में लिख के चले गए हैं, जो मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है. ठीक है, तो अब वो पता नहीं खुद किधर है, लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है. ठीक है, तो हैज एलेबोरेटेड फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन. अच्छा, ये जो ऊपर दिए गए 4 है ना, 4 ये है एडम के कैनन्स. जो उसके बाद दिए हैं ये अदर्स कैनन्स है टैक्सेशन के. ठीक है, आईकैप ने एग्जाम में दोनों तरह से चीज इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है. एक उसने सिंपल पूछा जी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बताएं, तो आपने वो कोई भी कैनन्स लिख देने. और एक दफ़ा उसने पूछा हुआ है कि जो एडम स्मिथ के बताए गए कैनन्स हैं वो बताएं. तो जब वो आपको स्पेसिफाई कर देगा तो हमने ये ऊपर दिए गए 4 कैनन्स ही बताने हैं. ठीक है, इक्वलिटी, टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्स एरियाज. इक्वलिटी होनी चाहिए टैक्स की पेमेंट्स में. सर्टेनिटी, टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टेन. सर्टेनिटी से क्या मतलब है आपका, यार मुझे पता हो कि मैंने 2 लाख रुपया कमाया है, 2 लाख के ऊपर कौन सा टैक्स रेट लगेगा, किस स्लैब में फॉल करेंगे. ठीक है, तो दैट इज द सर्टेनिटी. आगे कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट करने में आसानी हो. पहले एक टाइम था कि आपको टैक्स के लिए नेशनल बैंक जाना पड़ता था, वहाँ जाके चालान जमा कराना पड़ता था, चालान जमा करा के रसीद लेनी पड़ती थी, रसीद लेके आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ चस्पा करनी पड़ती थी और टैक्स रिटर्न को आगे जाके सबमिट कराना पड़ता था. लेकिन अब क्या करना पड़ता है, आप अपनी मोबाइल ऐप खोलते हैं और मोबाइल ऐप खोल के रेवेन्यू ऑफ टैक्सेशन गवर्नमेंट के खजाने के अंदर अपना एक वो क्रिएट करते हैं पहले PSID, और उसके मुताबिक अपना टैक्स जमा करा देते हैं. ठीक है, तो आपका टैक्स बैठे बैठे कन्वीनियंट तरीके से पे हो जाता है. तो इक्वलिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस. इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट एंड शुड नॉट डिस्करेज बिजनेस. ठीक है, टैक्सेस की कलेक्शन ऐसा ना हो कि आप टैक्स कलेक्ट करके ला रहे हैं 100 रुपया और जा रहे हैं आप पराठों के ऊपर. ठीक है, तो जा रहे हैं पराठों में लेके आना 100 रुपया, तो 1000 का तो उसे पेट्रोल ले लेना है. ठीक है, साथ में फिर साथ में आप 2 बंदे भी लेके जा रहे हैं अपने कि यार चलो टैक्स कलेक्शन रिकवरी करने जा रहे हैं, फिर उनकी रोटी भी आपने डाल देनी है. ठीक है, तो ये सारा कुछ वो कहते हैं भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि जो इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन है ना, ऐसा ना हो कि आपको जो रेवेन्यू आना है वो कम हो और उसमें किया गया खर्चा जो है वो ज़्यादा. ऐसा नहीं होना चाहिए. ये एक वन ऑफ द कैनन्स है. ये 4 तो भाई उसके थे बताए गए. Following are the some more broad principles for the levy of the taxes. Canon of productivity,
इट इज ऑल्सो नोन एज कैनन ऑफ फिजिकल एडिकेसी। फिजिकल एडिकेसी क्या होती है? क्या थी? माली मुनासिबत। माली मुनासबत, हाँ कुछ करीब है। मेरे ख्याल से फिजिकल एडिकेसी होती है अपने पैरों पे खड़ा होना, ठीक है, फाइनेंशियली तौर पे, ठीक है, फाइनेंशियली तौर पे अपने पैरों पे खड़ा होना, हाँ खुद मुख्तार होना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस कानून के मुताबिक द टैक्स सिस्टम शुड बी एबल टू यील्ड इनफ रेवेन्यू फॉर द ट्रेजरी एंड गवर्नमेंट should have no need to resort the deficit financing. This is a good principle to follow in a developing economy. यानी कि आपके खर्चे और आपकी आमदन इतनी है कि वो आपके खर्चों को पूरा कर रही है। इट्स अ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? बहुत नींद आ रही है, अब वो देख के मुझे नींद आ रही है, ठीक है। तो तीसरी चौथी मेरे ख्याल से आपने वासी लेनी है। कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? स्ट्रेच। यानी कि आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा हो कि वो ज़रूरत के मुताबिक स्ट्रेच हो जाए और ज़रूरत के मुताबिक वापस आ जाए। मिसाल के तौर पे जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर IMF जो कह रहा है आपको वो करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो income from tax should be capable of increasing or decreasing according to the country's requirement. उस कंट्री की जो मुल्क की ज़रूरत है उसके मुताबिक उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाए या कम हो जाए टैक्सेस की। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट नीड्स मोर इनकम एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, द टैक्स शुड बी केपेबल ऑफ यील्डिंग मोर इनकम थ्रू इंक्रीज इन इट्स रेट, ठीक है। कैनन्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो हम बात कर रहे थे टैक्सेस को बढ़ाने की, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं टैक्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर जो टैक्स का है वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि उसे जब मर्जी चाहे बदल दिया जाए इन द फेवर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये फर्क है फ्लेक्सिबिलिटी में और इलास्टिसिटी में। यहाँ पे हम टैक्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इट शुड बी इजीली पॉसिबल for the authorities to revise the tax structure, both with respect to its coverage and rates, to suit the changing requirements of the economy. With changing time and condition, the tax system needs to be changed without much difficulty. The tax system must be flexible and not rigid. है? वो रिजिड मतलब ऐसा ना हो कि यार हम अपने टैक्स स्ट्रक्चर को बदल ही नहीं सकते, ठीक है। उसके अंदर इतने रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स्ड ना कर दिए गए हो कि यार ये तो अब जो है बस अब ऐसे ही है, ठीक है। वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट ऑल्टर दिस टैक्स स्ट्रक्चर। कैनन्स ऑफ सिंप्लिसिटी, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि मैं अगर डोनेट कर रहा हूँ तो मुझे क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं ज़कात दे रहा हूँ तो मुझे डिडक्टेबल अलाउंस मिल रहा है, ये सारी बातें। अगर मैं रेंट ले रहा हूँ तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी, ठीक है। अगर मैं कैश में पैसे ले रहा हूँ तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहा है। तो टैक्स शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लियर, शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एडमिनिस्टर एंड रिजल्ट्स इन द प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड डिस्प्यूट्स। क्योंकि जितना वो मुश्किल होगा, जितनी उसकी इंटरप्रिटेशन खराब होगी, उतना ही लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। In Pakistan, efforts of the government in recent years have been to make the system simple. Canons of diversity. ये कोई बताएगा मुझे डाइवर्सिटी क्या होगी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वैरायटी, वेरी गुड। जाके कहते हैं ना यार कोई वैरायटी दिखाओ हमें, ठीक है। वैरायटी ऑफ टैक्सेस, सिंपल। ऐसा ना हो कि आप एक तबके से टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएं। जिस तरह हमारे पिछले एक आधे साल में इस दफ़ा टैक्स के बजट में भी ये बात आई है कि सैलरीड क्लास को ही आप जो है वो टैक्स के ऊपर ही किए जा रहे हैं। सैलरीड क्लास ने थोड़ा बहुत एहतजाज भी किया था, तो कहते हैं यार ये जो रियल इस्टेट है इसको आप पकड़ नहीं रहे,
उसके अलावा जो लोग कैश में काम कर रहे हैं आप उन्हें नहीं पकड़ रहे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि एक सेक्टर से टैक्स आ रहा है और आप उसी को बढ़ाई जाए। आपके पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए कि हम यहाँ से भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, हम रियल एस्टेट से भी कर सकते हैं, रिटेल से भी कर सकते हैं, फलानी जगह से भी कर सकते हैं। अब ये रेस्टोरेंट्स के बिजनेस हैं, अब रेस्टोरेंट के बिजनेस को थोड़ा सा इन्होंने टाइट किया है, लेकिन इतना तो भी नहीं किया वो पर्चियाँ निकाल के आपको बिल दे दे, कहाँ पता चलेगा। हमारे लिए तो वैसे अगर वो 16% टैक्स, वो या आगे से ये भी कहते हैं जी हम 16% टैक्स भी नहीं लेंगे, ठीक है, तो यूजर तो कहेगा यार ठीक है मेरा 16% बच रहा है। तो कई इस तरह के सिस्टम मैं जानता हूँ, फैसलाबाद के अंदर कई सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे वो जितना कलेक्ट करते हैं उतना एफबीआर को आगे शो नहीं करते। एफबीआर ने कौन सा हर बंदा काउंटर के ऊपर बिठाया हुआ है ये चेक करने के लिए कि जी पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो इनको वो कहते हैं आप पकड़े, आपके नज़दीक सिर्फ एक सैलरीड क्लास ही आ गई है कि जिसकी सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है तो भाई वो टैक्स काट के दे। तो यहाँ से ये बातें आती हैं कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ना कि एक सेक्टर को ही पकड़ा जाए। आगे जी काइंड्स ऑफ टैक्सेस हम इसमें पढ़ चुके हैं। टैक्सेस की जो क्लासिफिकेशन है, टैक्सेस की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की है, ये भी इसी में नीचे दी हुई है क्लासिफिकेशन। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फर्क पता है आप लोगों को? एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। हाँ, जो आपकी इनकम के ऊपर डायरेक्टली लग जाए, दीज आर दी डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स है आपका, ठीक है, वो हमारी इनकम के ऊपर डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहा है। जो आपने कमाया सैलरी से, वो जो सिक्योरिटी से कमाया, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स, वो भी आपकी इनकम पे डायरेक्ट जा रहा है, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके क्या होते हैं? जो कि आपकी इनकम के ऊपर डायरेक्टली नहीं हो रहा। और इसकी एक और बात भी होती है डायरेक्टली की, डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली जमा करा रहे हैं गवर्नमेंट के खजाने में अपने नाम से, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आप अपने नाम से तो नहीं जमा करा रहे ना, ठीक है, किसी और के या कोई और आपके बिहाफ पे जमा करा रहा है, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर सेल टैक्स आता है एक, जो भी हमने बहुत डिटेल में इसको हमने पढ़ना है। इसके अंदर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये भी इसके अंदर फॉल करता है, और इसके अंदर कस्टम ड्यूटी भी फॉल करता है। ये लिख लें इसके साथ। वाले दोनों तो खुद नहीं पे करते। कौन से वाले? जो बंदा इंपोर्ट करता है ना, वो बंदा अपने आइटम्स पे इंपोर्ट करता है, कस्टम वालों को पे करता है, वो आगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, और ये कौन सा आपकी इनकम पे लग रहे हैं, ठीक है, वो तो आपकी इनकम के ऊपर लग रहे हैं, ये आपकी इनकम पे भी नहीं लग रहे होते, ठीक है। सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें फर्क बता दूं। सेल टैक्स का तो मैं बहुत ज़्यादा आपको इलेबोरेट इसलिए नहीं करूंगा, आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है जाके, ठीक है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये क्या होती है? हाँ, क्या कह रहे हैं? रजिस्ट्रेशन फी वगैरह वो सब कुछ होता है? नहीं, रजिस्ट्रेशन फी नहीं होती, पर टोकन होता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो होती है, ये कई दफ़ा ये जो एप्लीकेबल होती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इट इज़ ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, उनके ऊपर ये FED लगती है। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या सर्विसेज प्रोवाइडेड,
फेडरल एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर लगती है, पहली बात। दूसरी बात, जो एफईडी होती है, रिटेल प्राइस पे या उसकी वैल्यू, रिटेल प्राइस या उसकी बेसिस ऑफ वैल्यू के ऊपर अप्लाई होती है। बेसिस ऑफ वैल्यू, आइटम की जो बेसिस ऑफ वैल्यू है, आप रिटेल प्राइस ही ज़हन में रखें। जिस रिटेल प्राइस जो बेचते हैं, जिस चीज़ पे आप, जिस प्राइस पे आप चीज़ को बेचते हैं, उसको आप रिटेल प्राइस कहेंगे। रिटेल प्राइस और बेसिस ऑफ वैल्यू के ऊपर ये अप्लाई होती है। और ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी कभी कभार आइटम्स के वेट या उसकी क्वांटिटी पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये इसकी तीन बातें हैं। पहली बात, ये गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, नॉर्मली जो है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या सर्विस प्रोवाइडेड, इस पे लगती है। ये उनकी रिटेल प्राइस या बेसिस ऑफ वैल्यू पे लगती है, अप्लाई होता है ये रेट। और कभी कभार ये उनकी आइटम्स के वेट या उनकी क्वांटिटी पे भी अप्लाई होती है। ये इसके फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन केस अगर वो पूछ ले, कस्टम ड्यूटी जो गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं या एक्सपोर्ट की जाती हैं फ्रॉम पाकिस्तान, उन पे कस्टम ड्यूटी लगती है। जो गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं, जो एक्सपोर्ट की जाती हैं पाकिस्तान से, उनके ऊपर ये कस्टम ड्यूटी अप्लाई होती है। ठीक है जी, ये आईकेएम ने 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। 2018 के अंदर आईकेएम ने पूछा हुआ है व्हाट आर दी, इसके बारे के अंदर कि जो टैक्सेस हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन। तो उसमें आपको बताना है कि डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ये 3 तरह के होते हैं। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। एफईडी और कस्टम ड्यूटी के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरह से होते हैं। आगे इसके ऊपर आए तो हमारे पास एक चीज आ रही है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्सेशन। पहले प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्सेशन। साउंड टैक्सेशन से क्या मुराद है? एक अच्छा टैक्स सिस्टम। ठीक है, एक अच्छा टैक्स सिस्टम, उसके क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? फिस्कल एडिकेसी, वही वाली बात कि अपने पैरों पे अगर एक टैक्स सिस्टम अपने पैरों पे खड़ा है, देन इट इज अ वेरी गुड टैक्स सिस्टम। इक्वलिटी और थ्योरेटिकली जस्टिस, इससे क्या मतलब है कि जिसकी जितनी काबिलियत है टैक्स जमा कराने की, उसे उतना टैक्स लिया जाए। तो ये एक अच्छे टैक्स सिस्टम की निशानी है। एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल, क्लियर हो, पता हो कितना रेट है, कितनी इनकम के ऊपर क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस हैं। ठीक है, और इन अ सक्सेसफुल टैक्स सिस्टम, टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर्स, capable of enforcement by the educated and well trained public officials। जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं टैक्स के,
वो वेल ट्रेंड हो, वेल नॉलेजेबल हो और अच्छे तरीके से गाइड करे।